हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 4। तो ये नवंबर 22 का पेपर है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एनी टू टर्म्स एंड एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल शेड्यूल वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, अर्न्ड वैल्यू एंड टाइम वेरिएंस। तो आपको शेड्यूल वेरिएंस लिखना है कि शेड्यूल वेरिएंस में क्या है। इट इज मेजर्ड इन कॉस्ट एज ईवी माइनस पीवी। ईवी हो गया अर्न्ड वैल्यू एंड पीवी हो गया प्लान्ड वैल्यू। तो अर्न वैल्यू एंड प्लान्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है दैट इज माय शेड्यूल वेरिएंस। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। मतलब कोई भी एग्जांपल के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे हमारा प्लान्ड वैल्यू था कि 40,000 ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड, बट हमारा कितना काम कंप्लीट हुआ, हमारा 35,000 का काम ही कंप्लीट हुआ। तो डिफरेंस कितना आया। सो प्लान्ड अर्न वैल्यू माइनस प्लान्ड वैल्यू आप डिफरेंस कर लीजिए, तो ये हो गया 5,000। तो अगर ये 5,000 नेगेटिव है, इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हम बिहाइंड शेड्यूल चल रहे हैं। मतलब हमें जितना काम कंप्लीट करना था वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। फिर आता है कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है ईवी माइनस एसी। ईवी माइनस एसी मतलब अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो हमें एक कोई भी एग्जांपल लेके आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें हमारा अर्न वैल्यू है 35,000 और एक्चुअल कॉस्ट मतलब 35,000 को अर्न करने के लिए हमें 55,000 अगर खर्चे करने पड़ गए, तो ये हमारा अर्न वैल्यू हो गया 35,000 और एक्चुअल कॉस्ट हो गया 55,000। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, -20,000। तो -20,000 मतलब हमारा जो कॉस्ट वेरिएंस है वो है 20,000 और ये नेगेटिव है। इसका मतलब है कि हमारे प्रोजेक्ट में जितना एस्टिमेट किया था उससे ज्यादा खर्चे हो गए। फिर आता है अर्न वैल्यू। अर्न वैल्यू मतलब बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। मतलब हमने एस्टिमेट किया था कि हाँ हमारा इतना प्रोजेक्ट में इतना काम हो जाएगा, दैट इज माय अर्न वैल्यू ऑन द प्रोजेक्ट। तो इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे ये एक एग्जांपल है कि स्पेसिफाई मॉड्यूल को लगेंगे 5 डेज, कोड मॉड्यूल लगेंगे 8 डेज, टेस्ट मॉड्यूल को लगेंगे 6 डेज। तो एट द बिगिनिंग ऑफ डे 20 दैट इज हमारा प्लान्ड वैल्यू हो गया 19 डेज। मतलब हमारा 19 डेज का हमारा काम कंप्लीट हुआ है, बट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेस्टिंग इज कंप्लीटेड। मतलब ये जो टेस्टिंग है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो 5 + 8 ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाता है 13। मतलब 13 डेज का हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। सो व्हाट इज my earned value on this is only 13 days. 13 days of work is completed. फिर next term आता है time variance. So time variance, it is the difference between the time when specified earned value have been reached and it actually reached. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हमारा अर्न वैल्यू है 19,000 विच वॉज सपोज टू हैव बीन रीच्ड बाय 1st of April, बट इट एक्चुअली रीच्ड ऑन 1st of July। मतलब डिफरेंस कितना आ गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 3 मंथ्स का डिफरेंस आ गया। सो दिस इज इन नेगेटिव। मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है। दिस इज द टाइम वेरिएंस कि हमारा प्रोजेक्ट अप्रैल में कंप्लीट होने वाला था बट वो जुलाई में कंप्लीट हुआ। तो 3 मंथ्स का डिफरेंस आ गया। दिस इज माई टाइम वेरिएंस। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इज फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। सो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि when the contractor is signed, if no change in contract then this price is to be paid on the completion। मतलब हमें ये जो पहले हम बिगिनिंग में प्राइस फिक्स करते हैं और फिर एट द एंड हमें वो प्राइस कॉन्ट्रैक्टर को पे करना है। जैसे अगर हमने एंटायर कंप्यूटर लैब को हमने का मेंटेनेंस है, तो मेंटेनेंस के लिए हमने 1 लाख रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो एट द एंड ऑफ द ईयर वी हैव टू पे 1 लाख टू द कॉन्ट्रैक्टर। मतलब हमें जो फिक्स प्राइस है वो कॉन्ट्रैक्टर को पे करना है। सो वंस द डेवलपमेंट इज अंडर वे, कस्टमर कैन नॉट चेंज देयर रिक्वायरमेंट्स। मतलब यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट्स भी चेंज नहीं कर सकते और हम जो भी हमने डिसाइड किया एक बार
वो अब हमें उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पे करना है। जैसे अगर हमने मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट, एक पर्टिकुलर लैब का मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट हमने एक कंपनी को दिया है, तो हमें उसको 1,00,000 रुपीज देना है एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर उसमें मेंटेनेंस हो या नहीं हो, हमें उसे 1,00,000 रुपीज देना ही है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? पहला तो है नॉन एक्सपेंडिचर, मतलब हमें पता है कि एट द एंड हमें 1,00,000 रुपीज का एक्सपेंसेस है। एंड सप्लायर इज मोटिवेटेड टू बी कॉस्ट इफेक्टिव। जैसे कि अगर सपोज कंप्यूटर लैब में हमारे 20-25 बार हमारा रिपेयर या मेंटेनेंस का प्रॉब्लम आ गया, तो भी हमें एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं, हमारा वो 1,00,000 में ही हमारा सारा काम हो जाएगा। ऑल इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर, एवरीथिंग विल बी डन। बट इसके डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या है? क्योंकि सप्लायर इज कॉस्ट इफेक्टिव, सो क्या होता है, उसको बहुत सारे जगह पे उसे अपना जो सर्विसेज होता है वो देना पड़ता है। इसकी वजह से कभी कभी सर्विसेज में लेट भी हो जाता है, या फिर जो सप्लायर का जो प्रॉफिट होता है वो एकदम मार्जिनल होता है। और कभी कभी क्या होता है कि हमने अपने रिक्वायरमेंट्स चेंज किए हैं, तो देन वी विल हैव टू पे एक्स्ट्रा। जैसे अगर हमने 2 कंप्यूटर्स और ऐड कर दिए, तो हमें उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये सब उसके प्रॉब्लम्स भी है। सप्लायर विल इंक्रीज प्राइस टू मीट कंटीजेंसी। कभी कभी सप्लायर्स प्राइस इंक्रीज करते हैं बिकॉज उनको भी अपने रिक्वायरमेंट्स चेंज होते हैं, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट टू मॉडिफाई द रिक्वायरमेंट। कॉस्ट चेंजेस इज लाइकली टू बी हायर। अगर हमने कोई भी हमने फंक्शनैलिटी को चेंज किया, तो ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीजेस। एंड थ्रेट्स टू सिस्टम क्वालिटी। कभी कभी क्या होता है, एकदम मिनिमम क्वालिटी सर्विस हमें मिलेगी। तो ये सब हमारा डिसएडवांटेजेस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन जनरल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो हमारा जो जनरल रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो तो आप सबको पता ही है। तो उसमें पहले हमारा होता है क्रिएट अ जॉब स्पेसिफिकेशन। मतलब हमें एक जॉब स्पेसिफिकेशन क्रिएट करना पड़ता है कि अगर जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो उसको उसकी जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए। जैसे उसे कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने चाहिए, उसको क्या डेवलप करना आना चाहिए। अगर ये प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो उसकी भी जॉब डिस्क्रिप्शन, जेडी जिसको हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, वो हमें क्रिएट करना है। तो हर एक कंपनी आपको पहले जेडी प्रोवाइड करेगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपका पर्टिकुलर कंपनी में क्या काम है। फिर हमें जॉब होल्डर का प्रोफाइल क्रिएट करना है। तो क्रिएट जॉब होल्डर्स प्रोफाइल। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमें उसका प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा कि हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, बीएससी आईटी। उसके बाद उसको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, जैसे आज की सारी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर आता है ऑब्टेन एप्लीकेंट्स। मतलब हमें क्या करना है, बेस्ड ऑन दिस जॉब प्रोफाइल हमें एप्लीकेंट्स मतलब एडवर्टीजमेंट्स करना है, ताकि लोग फॉर्म भरे और हमारे वेबसाइट पे आके जॉब्स के लिए अप्लाई करें। फिर हमें क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे प्रोफाइल्स आ जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, उन सारे प्रोफाइल्स में से सिलेक्ट करना है कि हम किस किस को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। उसके बाद हमें उनको अच्छे से इंफॉर्मेशन देना है, और फिर ये सारी सीवीज को एग्जामिन करके हमें वो लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करना है। तो यहाँ पे हमने जैसे ही इंटरव्यू के लिए उनको कॉल करेंगे, तो क्या होगा, फिर हमें उनका इंटरव्यू लेना है। और अगर वो पर्सन्स प्रॉपरली हमारे सिलेक्ट हो गए, तो अदर प्रोसीजर्स जैसे रेफरेंसेस, मेडिकल, ये सारे हमको कंप्लीट करने हैं। तो ये हो गया हमारा 7 स्टेप रिक्रूटमेंट प्रोसेस। फिर आता है डिस्कस द फैक्टर्स of job satisfaction given by Oldham, Hackman and state the methods of improving motivation. तो Oldham, Hackman job characteristics क्या है, manager should group together the element of task to be carried out so that they form meaningful and satisfying assignment. Oldham and Hackman what they suggest different factors. तो पहला जो फैक्टर्स है वो है स्किल वैरायटी। मतलब हम जब काम कराते हैं, तो अलग अलग टाइप के स्किल्स अगर लोगों को सीखने मिलते हैं, तो उसकी वजह से लोग खुश होते हैं। दैट इज स्किल वैरायटी। टास्क आइडेंटिटी, मतलब कौन से पर्सन ने क्या टास्क किया है, अगर हम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देन ऑल्सो पीपल विल फील हैप्पी। देन आता है टास्क सिग्निफिकेंस, की अगर एक पर्सन को कोई टास्क दिया है, तो वो टास्क बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होना चाहिए। देन ऑल्सो पीपल फील हैप्पी कि हमने जो टास्क किया है वो बहुत ही यूजफुल था। फिर आता है अदर फैक्टर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, वो आता है एटोनॉमी। मतलब हमें कुछ
अथॉरिटी मिल गई कि हाँ ये पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आप अपने हिसाब से लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। तो अगर हमें ऑटोनॉमी मिली तो हम बहुत ही खुश हो जाएंगे। फिर आता है फीडबैक, मतलब हमें हमारे काम के ऊपर अगर फीडबैक दिया जाए कि हाँ हमने बहुत अच्छे से काम किया, देन ऑल्सो वी फील हैप्पी। उसके बाद क्या है, अदर मेथड्स टू इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। तो उसके लिए हम कर सकते हैं सेट स्पेसिफिक गोल्स। हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग गोल स्पेसिफाई कर सकते हैं और फिर जैसे ही हम एक गोल को अचीव करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हाँ हमारा ये गोल कंप्लीट हो गया। फिर प्रोवाइड फीडबैक ऑन प्रोग्रेस टुवर्ड्स मीटिंग दोज गोल्स। फिर हम मैनेजर्स क्या कर सकते हैं, इंप्लॉयज को फीडबैक दे सकते हैं कि हाँ आपका इतना अचीव हो गया और इतना बाकी है। जैसे अगर सेल्स का टारगेट सेट कर दिया तो हर एक पर्सन को अपना अपना टारगेट दे सकते हैं, एंड देन व्हेन दे आर अचीविंग दोज टारगेट्स देन दे शुड बी गिवन फीडबैक, यस दिस वर्क इज डन बेटर, दैट इज व्हाई योर सेल्स टारगेट इज अचीव्ड। कंसिडर रीडिजाइनिंग, मतलब हमने जो जॉब को है थोड़ा सा और अच्छे से रीडिजाइन किया ताकि हम लोगों को ऐसा लगे कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं। फिर आता है जॉब एनलार्जमेंट, मतलब हम जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको और थोड़ा एनहांस कर सकते हैं। फिर आता है जॉब एनरिचमेंट। तो ये सारे मेथड से हम जॉब सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रेस, एक्सप्लेन स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो स्ट्रेस इट इज द फीलिंग ऑफ emotional and physical tension, so it can come from the procedure of work। जैसे होता है कि हम वर्क प्लेस पे हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, बिकॉज फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमारे से काम नहीं हो रहा है, बॉस से हमें डांट पड़ रही है, तो हमारा हम डेडलाइन को अचीव नहीं कर पा रहे, तो ये सब की वजह से हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स कौन से हैं ये देख लीजिए। पहला क्या है कि आपको इमेजिन करना है, थोड़ा सा रिलैक्स होना है, मेडिटेशन करना है। तो सिंपली मतलब हम यहाँ से वहां सर को हिला सकते हैं या फिर हम अपने माइंड को थोड़ा सा कूल रख के सोच सकते कि हमने क्या काम कंप्लीट किया। आप लोग एक चेकलिस्ट बना लीजिए और फिर जैसे जैसे आप चेकलिस्ट पे टिक करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड का जो टेंशन है वो भी कम हो जाएगा। तो दीज आर ऑल द टेक्निक्स। देन कॉग्निटिव बिहेवियरल क्या है कि इंक्लूड सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ स्ट्रेस इंटेंसिटी, मतलब हमें खुद रिकॉर्ड रखना चाहिए कितनी बार हम गुस्सा हो जाते हैं, हमारा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर है कि नहीं, हमें अगर कोई ट्रेनिंग चाहिए या फिर हमें सोशल इंटरेक्शन चाहिए तो दैट वी कैन डू, दैट इज आवर बिहेवियरल स्किल्स। देन आता है सिस्टमैटिक अप्रोच, ऑल्टरिंग द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेस। जैसे अगर हमें कोई टेक्नोलॉजी आती नहीं है तो उसकी वजह से भी हमें स्ट्रेस आ जाता है, तो अगर हम उसको सीख ले तो ऑटोमेटिकली हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एथिकल एंड प्रोफेशनल कंसर्न्स। अब एथिकल एंड प्रोफेशनल कंसर्न्स क्या है कि मतलब एथिकल, हमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, व्हाट इज एथिक्स, वी हैव टू थिंक ऑफ दैट। सो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स एवरीवन, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अ पर्सन हैज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू प्रोफेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, ये सब हमें पता होनी चाहिए अपनी पर्सनल प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में। फिर आता है कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेसेस, मतलब जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट हम ये नहीं बोल सकते हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इट इज नॉट अलाउड। सो दिस इज कॉल्ड द relationship between businesses. We can have different exercises to identify some of the possible objections, criticisms, ये सब हम identify कर सकते हैं। हमें professional ethics के बारे में knowledge होना चाहिए, we should have knowledge about the technical domain that we can work on। then ethical duties हमारी कौन सी है वो हमें पता होना चाहिए। and अदर प्रोफेशनल, मतलब जब हम कोडिंग करते हैं तो भी हमें किसी से कॉपी नहीं करना है, हमें हमारा खुद का कोड यूज करना है। तो ये सारी जो प्रोफेशनल है कोड ऑफ कंडक्ट है ये सब हमें फॉलो करना है। सो दिस इज ऑल अवर प्रोफेशनल एथिक्स। तो इसके साथ मेरे 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसका पीडीएफ ले लीजिए। एंड आई होप दिस वीडियो वाज इंटरेस्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।